केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची की 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का किया ऑनलाइन शिलान्यास। रक्षा राज्य मंत्री रहे मौजूद, आवागमन में होगी सुविधा। विधानसभा अध्यक्ष ने नवनियुक्त सभापतियों के साथ की बैठक। मुख्य सचिव को समितियों की बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश। हजारीबाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 2 इंजीनियरों को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। जेवर दुकान में लूटकांड का खुलासा, 7 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। और राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा झारखंड। एशियन चैंपियनशिप में महिला और पुरुष टीम का दमदार प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अधिसूचित हो गया है। राष्ट्रपति ने कल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के साथ ही अब देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रशासनिक ढांचे और कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अब ये विधेयक कानून बन गया है। इस कानून का उद्देश्य सीएपीएफ में प्रशासनिक सुधार, बेहतर समन्वय और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वर्चुअल माध्यम से रांची की 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। करीब 303 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाना और यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। इन योजनाओं के पूरा होने से ट्रैफिक सुगम होगा। वहीं जमशेदपुर और हजारीबाग की ओर यात्रा करने वाले लोगों के समय में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सड़कों का जाल बिछाने में केंद्र सरकार कृतसंकल्पित है। महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। गिरिडीह की महिलाओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आधी आबादी को सशक्त बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र का सभी को इंतजार है ताकि महिलाओं के लिए यह ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल्द हकीकत बने। खुशी हो रही है सरकार के इस फैसले से। हमारा एक स्थान ज़रूर था, पर अब ये 33% हो जाने से हमें और उच्च स्थान मिलेगा। इससे समाज में, देश में हमारी अपनी एक जगह होगी। आज जैसे सब डॉक्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, हम महिलाओं को भी ये एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहां हम बहुत अच्छे से अपना हुनर दिखा सकेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है प्रधानमंत्री जी जो ये बिल पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस फैसले को बहुत ही ऐतिहासिक रूप से देखती हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ। हम पूरे महिला समाज हम आभारी हैं कि उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा और लोकसभा और विधानसभा में हमारी सीटें बढ़ाने का जो फैसला लिया है। आगे आने वाले समय में हम जो आधी आबादी है उन्हें भी बड़े बड़े फैसलों में अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो हमारा नज़रिया है वो रखने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी की और ऐसे फैसले वो आगे भी लेते रहें। ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो लेडीज़ के लिए ऐसा काम कर रहे हैं और 33% महिला आरक्षण बिल जो पास होने जा रहा है लोकसभा और विधानसभा में, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव आउटलुक है इसका कि वो हमें 33% सीट दिला रहे हैं। इन फ्यूचर लेडीज़ भी उतरेंगी पॉलिटिक्स में। हम महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें राजनीतिक में भी आगे बढ़ने का एक
बहुत ही बढ़िया मौका दे रहे हैं। इससे हम लोकसभा विधानसभा में भी बराबर का सीट मिलेगा हमें, जिससे कि हम उसमें भी चुनाव के लिए अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और हर जगह हमें बराबरी का मौका मिल रहा है। आधी आबादी को बराबरी का मौका मिलने के कारण यह एक ऐतिहासिक बिल है जिसे मोदी जी पास करने जा रहे हैं और हम महिलाओं को बराबरी का मौका हर जगह मिल रहा है। इसके कारण हम मोदी जी को बहुत ही धन्यवाद करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभापतियों को जनहित के मुद्दों के निराकरण के लिए समितियों की नियमित बैठक करने और समय पर रिपोर्ट सौंपने की सलाह दी है। श्री महतो विधानसभा में विभिन्न समिति के नवनियुक्त सभापतियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समिति की महत्ता व्यापक है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य राज्य के विकास में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को समितियों की बैठक में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में राज्य के महालेखाकार भी उपस्थित थे। राज्य मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 15 अप्रैल को अपराह्न 3 बजे होगी। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों के जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। नए वित्तीय वर्ष के तहत राज्य मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक होगी। आगामी 1 से 3 मई तक रांची के ऑड्रे हाउस में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले का आयोजन होगा। रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने रांची में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान पद्मश्री मधु मंसूरी और पद्मश्री मुकुंद नायक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के संबंध में ऑड्रे हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 1 से 3 मई तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान कला, संस्कृति, शिल्प और मोटे अनाज से बने उत्पादों के स्टॉल्स नजर आएंगे। जो स्कूल या कॉलेज बढ़िया प्रदर्शन करेगा उसको हम लोग कला के क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करने वालों को हम लोग शील्ड भी प्रदान करेंगे। और इसीलिए इस बार केंद्रीय जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो भी शिरकत करने आ रहे हैं इस बार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि इस कार्यक्रम में करीब 50 शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी और कलाकार भाग लेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। शाम 9 बजे तक राष्ट्रीय स्तर के कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। इस दौरान आकर्षक बैंड फ्यूजन भी होगा। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतियोगिताएं होंगी और फिर 6 से 9 विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जो कलाकार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे, वे कलाकार आकर झारखंड की जनता और रांची की जनता को सांस्कृतिक क्षेत्र में उसका उत्साहवर्धन और वो अपना प्रदर्शन करेंगे, बड़े कलाकार। और इन 3 दिनों के अंदर रांची को एक सांस्कृतिक माहौल के साथ जोड़ना, क्योंकि संस्कृति हमारे जीवन की पहचान है। मौके पर मौजूद ख्याति प्राप्त कलाकार अजय मलकानी ने बताया कि कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर, विकसित भारत, स्वदेशी अभियान, स्वतंत्रता सेनानी और महिला सशक्तिकरण की थीम पर नाटकों की प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें सबसे पहले है ऑपरेशन सिंदूर, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। दूसरा है महिला सशक्तिकरण। अब तो आगे आने वाले समय में 16-17 को संसद सत्र भी हो रहा है विशेष रूप से महिलाओं के लिए, तो वुमेन एम्पावरमेंट पर रखा है। पर्यावरण, विकसित भारत, स्वतंत्रता सेनानी। हम जानते हैं कि 150वीं वर्षगांठ हम लोग भगवान बिरसा की मना रहे हैं, तो इसलिए स्वतंत्रता सेनानी। और स्वतंत्रता सेनानी में नोन और अनसन, अकीर्तित, जिनके बारे में नहीं जानते हैं,
ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी को हम लोगों ने इसके भीतर रखा है लघु नाटक की विषय वस्तु में। और विकसित भारत और अंत में स्वदेशी, इतने टॉपिक हैं जिन पे कि बच्चे जूनियर ग्रुप या सीनियर ग्रुप में गैर व्यावसायिक दल ये लोग इस पे नाटक करेंगे। प्रेस वार्ता में शामिल पद्मश्री मुकुंद नायक और पद्मश्री मधु मंसूरी ने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव स्वदेशी मेला की पहल की सराहना की। माननीय सांसद महोदय जितना पावन काम रांची की धरती पे शुरू किया, सबसे पहले सांस्कृतिक खेल महोत्सव और बाद में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव किया, जो झारखंड में ही नहीं पूरे देश में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव स्वदेशी मेला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और स्वदेशी अभियान को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय शिल्पियों, कलाकारों और मोटे अनाज के उत्पाद बनाने वाले लोगों को बाजार उपलब्ध होगा। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राजधानी रांची में 2 सितंबर से मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सम्मेलन की तैयारी को लेकर कल निर्वाचन सदन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की संयोजक और नॉलेज पार्टनर संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शोधार्थियों और विशेषज्ञों के शोध पत्र आमंत्रित करने के लिए 30 अप्रैल अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। प्रतिभागियों को 24 जुलाई तक शोध पत्र जमा करना है। अधिक से अधिक शोधार्थियों एवं प्रबुद्ध जनों से शोध पत्र प्राप्त करने के लिए प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार की 36वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। भूमिगत आग और भूधसान से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर जोर देते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन को जेआरडीए का डिप्यूटी सीईओ बनाया गया है। हजारीबाग प्रमंडल के आयुक्त सह जेआरडीए अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में झरिया क्षेत्र में भूमिगत आग और भूधसान के खतरे को देखते हुए प्रभावित परिवारों को बेलगड़िया टाउनशिप में शिफ्ट करने पर जोर दिया गया। साथ ही बीसीसीएल को आग बुझाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने के भी निर्देश दिए गए। गवर्नमेंट का जो डायरेक्टिव आया है कि अब जेएमपी 2 लागू करना है। जेएमपी 2 में कुछ नए प्रोविजंस लाए गए हैं, जैसे पहले 1.7 लाख देते थे, अब 2.5 लाख देंगे। 1500 हाउस होल्ड थे, तब 15,000 की जगह 18,000 होंगे। जो भी 81 हमारा हाई रिस्क साइट्स हैं उसको वहाँ स्थापित करना है। बैठक में संशोधित झरिया मास्टर प्लान 2.0 को अपनाते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन को डिप्यूटी सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही बजट, ऑडिट रिपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सड़क चौड़ीकरण, सोलर लाइट ट्रांसफार्मर स्थापना, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और स्वीकृति दी गई। जेआरडीए को इसमें सभी लोगों को बसाना है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने हैं, तो दोनों का सामूहिक कार्य है जिसमें कि तेजी से करके 3 साल में टोटल 18,000 लोगों को स्थापित करना है। हम विस्थापित करने की बात नहीं करेंगे, उनको नए जगह पर नई सुविधा के साथ नए एनवायरनमेंट में स्थापित करेंगे। बैठक में झरिया पुनर्वास योजना को गति देने, प्रभावितों के सुरक्षित पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर व्यापक चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में आयुक्त ने लाभुकों को ई-रिक्शा की चाबी सौंपकर आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दिया। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राज्य के पर्यटन सचिव मुकेश कुमार ने कल रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रजरप्पा मंदिर परिसर पुनर्विकास परियोजना को लेकर भौतिक निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। इस परियोजना का उद्देश्य रजरप्पा को वैश्विक पहचान दिलाना है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पदाधिकारियों के साथ बैठक में पर्यटन सचिव ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को पर्यटन विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम करने की सलाह दी, ताकि परियोजना का काम समय पर पूरा हो सके। यहाँ मां छिन्नमस्तिका का टेम्पल है, जिसको लेकर काफी श्रद्धालु जो है लाखों की संख्या में सालों भर लोग आते रहते हैं। इसका विकास कैसे हो, घाटों की स्थिति बड़ी बेतरतीब है, कई भवनें बड़ी जर्जर स्थिति में है,
कई जगहों के ऊपर जो है कुछ और ज़्यादा आधारभूत संरचना की ज़रूरत है। इन सबको लेकर एक समेकित योजना जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसको कहते हैं, वो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से, और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में एक बेहतर वातावरण जो है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आ सके, और ऑब्वियसली इससे जो इकोसिस्टम क्रिएट होगा इससे यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिलेगा। रांची में 12 अप्रैल को उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा होगी। यह परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही है। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक, नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा और जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। धनबाद के केंदुआ डी स्थित गैस प्रभावित इलाके में प्रशासन और वैज्ञानिकों ने जनसंवाद कर लोगों को सुरक्षित पुनर्वास और मुआवजे का भरोसा दिलाया। हालांकि स्थानीय लोगों ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है। में गुरुवार को गैस प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और वैज्ञानिकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द सुरक्षित स्थान पर बसाने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी को उचित मुआवजा देकर सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास किया जाएगा। तो इस सभा में जो डिस्कस हुआ वो ये है कि जो भी समस्या इन लोगों को विस्थापन के साथ जुड़ी हुई है, हर एक परिवार अपनी समस्या को लिखित रूप में दस्तखत करके देंगे और हम लोग उसको सक्षम पदाधिकारी के स्तर पर उसको ले जाकर के अपने पॉलिसी डिसीजन पे पास करेंगे। कि जो BCCL की टीम है वो रेगुलर विजिट करेगी, वायरस की मॉनिटरिंग करेगी। रिक्वेस्ट रहेगा कि ग्रामीण को कहीं भी डिस्कम्फर्ट लगे तो हम लोगों को बताएं। वैज्ञानिकों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार नाइट्रोजन गैस फिलिंग की जा रही है, लेकिन बारिश के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ जाता है, जिससे भूधसान का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों का सुरक्षित पुनर्वास ही सबसे जरूरी उपाय है। सावधान रहें और जब पानी ज्यादा पड़े तो थोड़ा यहाँ के गैस के बारे में जाने, शिविर में चले आए, बाहर चले आए, घर में ज्यादा इश्यू होता है तो न रहें। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे पिछले कई महीनों से गैस की समस्या झेल रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों ने बेलगड़िया में पुनर्वास से इनकार करते हुए किसी अन्य सुरक्षित स्थान की मांग की है। ये लोग प्रस्ताव, यहाँ के ग्रामीणों का प्रस्ताव, उस पर विचार क्यों नहीं करते? अगर इन लोगों का कहना अगर बेलगड़िया नहीं जाते हैं तो ठीक है, अगर बेलगड़िया अगर आपके पास जमीन भी नहीं है तो आप इन लोगों को पर्याप्त मुआवजा क्यों नहीं देके यहाँ से हटा दें? तो हम लोग को पैसा दिया जाए, जैसे कि अभी यहाँ पर मीटिंग में यहाँ प्रस्ताव रखा गया, जो पैसा का मांग किया गया है उस तरह से हम लोग पैसा का मांग किए हैं, और नहीं तो फिर भुल्ली का जमीन का मांग किए हैं, या तो फिर जमीन लेकर के आप क्वार्टर लीजिए, उस क्वार्टर को रजिस्टर कागज के साथ दीजिए कि कल वहाँ से भी नहीं बोलिएगा मेरा जमीन, आप भागे यहाँ से। तो बार बार भागने वाला काम हम लोग को नहीं चाहिए। फिलहाल प्रशासन और BCCL लोगों को समझाने और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन लोगों की असंतुष्टि और बढ़ते खतरे के बीच यह मामला अब गंभीर होता जा रहा है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। हजारीबाग में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियंताओं को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ACB की टीम ने जलपथ प्रमंडल बरही के कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता को 1,72,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। हजारीबाग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधीक्षक ने बताया कि गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के खरखरी गांव निवासी ब्रजेश कुमार राय की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसमें यह सफलता मिली है। हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र में एक जेवर दुकान में लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि इस मामले में 7 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, 13 कारतूस, 3 मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पर अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि जो नन्नी
ज्वेलर्स है उसमें जो लूट की घटना कारित की गई है इनके द्वारा ही की गई थी, जिसमें घटना कारित करने में 3 लोग शामिल थे और यहाँ एक लोकल लड़का जो संदीप था वो रेकी किया था और पूरी घटना के बारे में उनको इनपुट दिया था। साथ में जो ज्वेलर की लूट हुई थी उस ज्वेलरी को बेचने में जिस दुकान में बेचा गया था और उसमें जो मेडिएटर की भूमिका निभाए थे और जिस गाड़ी को इन लोगों ने यूज किया था उनके मालिक को भी आज हम लोग विधिवत गिरफ्तार किए हैं। बोकारो उत्पाद पुलिस ने सियालचोड़ी ओपी थाना क्षेत्र के मुंदरिया बस्ती में अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर की गई छापेमारी में 102 पेटी अवैध विदेशी शराब के अलावा 2376 खाली बोतलें, 105 लीटर स्पिरिट, विभिन्न ब्रांडों के स्टिकर, कारमेल एवं पंचिंग मशीन बरामद की गई है। इस मामले में हरला थाना क्षेत्र के पचौड़ा निवासी इरफान अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। रांची में प्रथम चरण के जनगणना को लेकर कल फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने किया। इस दौरान उपायुक्त ने फील्ड ट्रेनरों को कई टिप्स दिए। रांची जिले में 70 फील्ड ट्रेनर्स नियुक्त किए गए हैं जो प्रखंड स्तर पर कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। 9 से 11 अप्रैल के बीच नगड़ी, मांडर, राहे, सोनाहातू, कांके, बुंडू, बेड़ो, तमाड़, बुड़मू और लापुंग में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह 13, 15 एवं 16 अप्रैल को नगर पंचायत बुंडू, प्रखंड चान्हो, सिल्ली, रातू, खलारी और मांझी, नामकुम, इटकी और अनगढ़ा प्रखंड में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। लातेहार में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने नगद निधि से चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाएं समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण पूरा करने, लंबित कार्यों में तेजी लाने और पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने जनहित योजनाओं को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। बोकारो में कोटपा 2003 के तहत छापेमारी में 53 दुकानों की जांच हुई। नियम उल्लंघन पर 13 दुकानों का चालान कर 3100 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री और पोस्टर हटवाए गए। साथ ही दुकानदारों को सख्त चेतावनी भी दी गई। रांची में जनगणना 2027 के प्रथम चरण को लेकर 70 फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में 2 बैचों में डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए डेटा संग्रहण को सटीक और प्रभावशाली बनाने पर जोर दिया गया है। देवघर पुलिस केंद्र में एम्स टीम ने पुलिसकर्मियों को CPR का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। 1.5 घंटे के सत्र में कार्डियक अरेस्ट जैसी आपात स्थिति में जीवन बचाने की तकनीक सिखाई गई। पुलिस अधीक्षक ने इसे जनहित में अहम पल बताया। लोहरदगा में 19 अप्रैल को होने वाली JPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर संबंधित तैयारियों के लिए बैठक का आयोजन किया गया। 14 केंद्रों पर 4305 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उपायुक्त ने कदाचार मुक्त परीक्षा, CCTV निगरानी, सख्त जांच और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। धनबाद मंडल के विभिन्न रेल खंडों में सघन टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 156 यात्री बिना टिकट या नियम उल्लंघन करते पकड़े गए, जिनसे 46,475 रुपए जुर्माना वसूला गया। रेल प्रशासन ने यात्रियों से वैध टिकट लेकर यात्रा करने की अपील की है। दिल्ली में एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप के चौथे दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला ट्रिपल्स और पुरुष फोर्स टीम सेमीफाइनल में पहुंचकर उन्होंने पदक पक्का किया। वहीं अंडर 25 मिक्स पेयर्स में बसंती सौरभ की जोड़ी बाहर हो गई। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8वें दिन कल क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो गई है। रांची के मरांग गोंग के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबलों में झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने जीत दर्ज की। मेजबान झारखंड ने पंजाब को 2-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। सभी विजेता टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 17वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में
चौथे दिन दिल्ली में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। महिला ट्रिपल्स और पुरुष फोर्स स्पर्धा में झारखंड के खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इन दोनों स्पर्धाओं में टीमों ने पदक पक्का कर लिया है। अब नजर सेमीफाइनल मुकाबलों पर है, जहां जीत के साथ फाइनल में पहुंचने की चुनौती होगी। और आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से पराजित कर दिया। लखनऊ की तरफ से युवा बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए हारी हुई बाजी को पलट दिया। एक रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बनाए। अंगकृष रघुवंशी ने 45 और अजिंक्य रहाणे ने 41 रन की पारी खेली। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की। लखनऊ के लिए मैच के हीरो मुकुल चौधरी रहे। मुकुल ने 27 गेंद में 54 रन की नाबाद पारी खेली। और अब बात मौसम की। राज्य में काफी दिनों बाद आज से मौसम में बदलाव फिर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 13 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा। हालांकि 14 अप्रैल को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला में 34.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने नया कीर्तिमान दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में सौर ऊर्जा की क्षमता में 45 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत नित नए कीर्तिमान रच रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 45 गीगावाट की वृद्धि की है, जो अब तक की सबसे अधिक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि है। इसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का असाधारण योगदान है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जोशी ने आगे बताया कि देश ने मार्च 2026 में 6.65 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता दर्ज की है, जो एक महीने में अब तक की सबसे अधिक सौर ऊर्जा स्थापना है। इधर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 115 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। दस अप्रैल साल 1928 को मेजर धन सिंह थापा का जन्म हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ। मेजर थापा उन 21 भारतीय जांबाज सैनिकों में से एक हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। इन्हें यह सम्मान साल 1962 में चीन युद्ध के बाद मिला था। मेजर थापा भारतीय सेना की 8वीं गोरखा राइफल्स में अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था, जब लद्दाख में इनकी पोस्ट चीनी हमले की चपेट में आ गई थी। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीनी आक्रमण को नाकाम कर दिया और शत्रुओं को भारी क्षति पहुंचाई। संख्या बल में कम होने के बावजूद मेजर थापा का साहस, विशिष्ट वीरता और नेतृत्व सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप था, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 10 अप्रैल साल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। इस विशालकाय और आलीशान जहाज को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों ने डिजाइन किया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची की 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का किया ऑनलाइन शिलान्यास। रक्षा राज्य मंत्री रहे मौजूद। आवागमन में होगी सुविधा। विधानसभा अध्यक्ष ने नवनियुक्त सभापतियों के साथ की बैठक। मुख्य सचिव को समितियों की बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश। हजारीबाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 2 इंजीनियरों को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। जेवर दुकान में लूटकांड का खुलासा। 7 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। और राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा झारखंड। एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में महिला और पुरुष टीम का दमदार प्रदर्शन।